हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। रेन एंड मार्टिन के प्रपोजिशन खत्म होने के बाद अब सिलेक्शन बैच शुरू हो गए हैं। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच फर्स्ट, जिसमें आपको मिलेगा लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स जो कि विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन पे कमेंट किए गए हैं। वो सारे कमेंट्स आपको सिलेक्शन बैच में मिलेंगे। साथ ही साथ लिटरेचर भी मिलेगी और ग्रामर भी, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है एक स्पेशल टाइप ऑफ पन नोन एज। ऑप्शन ए इक्विवोक, ऑप्शन बी निमेसिस, ऑप्शन सी प्रोसोडी या ऑप्शन डी नन। पन का एक टाइप है, वो टाइप क्या है या पन को किस नाम से जाना जाता है? या इक्विवोक के नाम से जाना जाता है, निमेसिस के नाम से जाना जाता है या प्रोसोडी के नाम से जाना जाता है, या इसमें से किसी भी नाम से नहीं जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इक्विवोक, a special type of pun known as equivoque. Question number second. Choose the most appropriate idiom to fill in the blank. The company had some initial problems, but now it is. Option A, flying like a rock. Option B, flying the nest. Option C, flying a kite. या ऑप्शन डी, flying high. कौन सा idiom यहाँ पे फिल होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग हाई का मतलब होता है प्रगति करना या सफल होना। द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम्स, कंपनी के पास कुछ इनिशियल प्रॉब्लम थी, बट नाउ इट इज़ फ्लाइंग हाई, परंतु अब वह प्रगति कर रही है या सफल हो रही है। तो फ्लाइंग हाई ऑप्शन ए में है। फ्लाइंग लाइक अ रॉक, इस इडियम का मतलब होता है उड़ने के समय तुरंत जमीन पर गिर पड़ना। ऑप्शन बी फ्लाइंग द नेस्ट, इस इडियम का मतलब है पहली बार घर छोड़कर बाहर निकलना। और ऑप्शन सी फ्लाइंग अ काइट, लोगों का मत जानने का प्रयास करना या संभावित कारण का अनुमान लगाना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम्स बट नाउ इट इज फ्लाइंग हाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड. गोल्डन लाइट्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट, ये लाइन किस प्ले से ली गई है? कोरियोलिनस से ली गई है, पेरिकल्स के ली गई है, या सिम्बेलिन या नन? ये हाईलाइटेड जो फ्रेज है कम टू डस्ट, या तो एग्जाम में कम टू डस्ट करके पूछ लेंगे या तो पूरी लाइन पूछ लेंगे। तो अगर पूरी लाइन आए तब भी याद कर लीजिए, और कम टू डस्ट ये फ्रेज है, ये फ्रेज किस प्ले में आए ये भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, सिम्बलिन। गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट, ये लाइन आई है सिम्बलिन से ली गई है। या कम टू डस्ट ये फ्रेज सिम्बलिन से लिया गया है। सिम्बलिन आया कब था? 1610 में, पेरिकल्स 1607 में, कोरियोलिनस 1608 में। शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उनकी डेट आप याद कर लीजिए, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए एग्जाम में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, सिम्बलिन। क्वेश्चन नंबर फोर वन वर्ड सब्सटीट्यूट का है। डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। ऑप्शन ए कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन बी म्यूटिनी, या ऑप्शन सी वॉर, या ऑप्शन डी क्रूसेड। क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, क्रूसेड। मतलब एक डायनेमिक कैंपेन चलाया जाता है पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज करने के लिए, यानी किसी बदलाव के लिए चलाया गया अभियान क्रूसेड यानी धर्म युद्ध। म्यूटिनी सैनिक विद्रोह होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये कॉमेडी है जो कि 1895 में लिखी गई है। ये कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा, या जॉन डन के द्वारा, या हेनरिक इब्सन के द्वारा, या इनमें से किसी नहीं? ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्कर वाइल्ड। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, एक कॉमेडी 1895 में लिखी गई है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 6, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए जूलियस सीजर से ली गई है, ऑप्शन बी रोमियो एंड जूलियट से ली गई है, ऑप्शन सी ओथेलो से ली गई है, या ऑप्शन डी ट्वाइलस एंड क्रेसिडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, रोमियो एंड जूलियट। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये लाइन बोली किसने है, किस करेक्टर ने ये लाइन बोली है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए इस लाइन में एक फिगर है स्पीच पे जो कि पन है। पन है किस वर्ड में? ग्रेव वर्ड में पन है। ग्रेव के पन का मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स, और यहाँ पे ग्रेव के दो मीनिंग है। जिस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक ही वर्ड के दो मीनिंग, तो वहाँ पे पन होता है। तो ग्रेव के दो मीनिंग क्या है? एक ग्रेव का मतलब होता है सीरियस और दूसरा बरियल साइड। तो इसलिए यहाँ पे इस सेंटेंस में, इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पन है। अब पन है किस वर्ड में? तो ग्रेव वर्ड में पन है। तो ग्रेव के दो मीनिंग है, एक सीरियस और एक बरियल साइड। क्वेश्चन नंबर 7, द ब्लेस्ड डैमोजल, ये एक पोयम है, किसके द्वारा लिखी गई है? दांते गैब्रियल रोस्टी के द्वारा, विलियम हॉलमैंड हैंड के द्वारा, या जॉन मिलियस के द्वारा, या ऑप्शन डी नन। नंबर 7 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, दांते गैब्रियल रोस्टी। द ब्लेस्ड डैमोजल इज अ पोएम बाय दांते गैब्रियल रोस्टी। ये पोएम प्री रेफलाइट मूवमेंट की पोएम है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉमन एरर्स का है, किस पार्ट्स में एरर है? ही इज वेरी थर्स्टी, गिव मी अ लिटिल वाटर्स टू ड्रिंक। किस ऑप्शन में एरर है, या नो एरर भी हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर इन प्लेस ऑफ वाटर्स। जहाँ पे वाटर्स है वहाँ पे वाटर का यूज होगा, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन में आता है, और अनकाउंटेबल नाउन में एस और यस का यूज नहीं होता है। और उसके पहले जो आ लिटिल लगा है, ये भी अनकाउंटेबल के लिए होता है। अब काउंटेबल के लिए फ्यू यूज होता है, और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल। तो आ लिटिल वाटर होगा, ना कि वाटर्स। ही इज वेरी थर्स्टी, गिव मी अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर 9, अ क्लॉक स्ट्राइकिंग द आवर इज मेंशन्ड इन एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट। ये क्लॉक स्ट्राइकिंग द आवर है, ये एक्ट 2 और सीन फर्स्ट में मेंशन है। ये किस प्ले में मेंशन है? जूलियस सीजर में, रोमियो एंड जूलियट में, ओथेलो में, या ट्वाइलस एंड क्रेसिडा में? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, जूलियस सीजर में। क्लॉक स्ट्राइकिंग द आवर यानी घंटा बजाती हुई घड़ी, ये मेंशन है एक्ट 2 और सीन फर्स्ट में। जूलियस सीजर प्ले में। जूलियस सीजर आया कब था? 1599 में। रोमियो जूलियट 1595, ओथेलो 1603 1604 के, ट्वाइलस एंड क्रेसिडा 1602। क्लॉक स्ट्राइकिंग द आवर है, ये एक एग्जाम्पल है एनाक्रोनिज्म का। एनाक्रोनिज्म यानी काल भ्रम का भी एग्जाम्पल है, अ क्लॉक स्ट्राइकिंग द आवर। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज अ रोमन प्ले, इट इज परहैप्स अ सीक्वल टू अनोदर ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी जूलियस सीजर। यह एक रोमन प्ले है, जूलियस सीजर का सिक्वल भी है। किस प्ले की बात हो रही है यहाँ पे? ऑप्शन ए एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की, ऑप्शन बी कोरियोलिनस, या ऑप्शन सी पेरिकल्स, या ऑप्शन डी सिम्बलिन। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। जूलियस सीजर का सिक्वल एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा है, ये रोमन प्ले है। जूलियस सीजर है, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा है, और कोरियोलिनस, ये तीनों रोमन प्ले हैं। ये भी याद कर लीजिए। ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें पूछ लेंगे ये इसमें से कौन सा रोमन प्ले नहीं है, तो आपको तीनों प्ले याद रहेगा, तो आप एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स
whom I have ever read। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, दैट इन प्लेस ऑफ whom। whom की जगह दैट का यूज होगा, whom पर्सन के लिए यूज होता है, और दैट नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स या वर्ड्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स बुक्स का यूज है, इसलिए इसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट आएगा, ना कि whom। क्वेश्चन नंबर 12, जम्बो श्रिम्प इज ए एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन, आयरनी, मेटोनमी या लिटोटस। जम्बो श्रिम्प किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीमोरन का। जंबो का मतलब होता है लार्ज और श्रिम्प का मतलब होता है स्मॉल। अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं जंबो श्रिम्प, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरन है। क्वेश्चन नंबर 13, द कप दैट चीयर्स बट नॉट इनएब्रिएट्स। ऑक्सीमोरन, आयरनी, मेटोनमी, लिटोटस, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटोनमी। द फ्रेज यूज द वर्ड कप, जो कप वर्ड है वो रिफर करता है एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग टी को, इसलिए यहाँ पर मेटोनमी है। मेटोनमी का मतलब होता है चेंज ऑफ नेम। देखिए, मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व रिप्लेसिंग अ वर्ड ऑन टर्म विद अनोदर दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू इट। मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें वर्ड का रिप्लेसिंग कर दिया जाता है जो क्लोजली रिलेटेड होता है, उन वर्ड का रिप्लेसिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पे कप क्लोजली रिलेटिव है द एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग टी, तो रिलेट कर रहा है ड्रिंकिंग टी को कब, तो यहाँ पर मेटोनमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी बाय थॉमस ग्रे, जो कि 1757 में आई थी, ये क्या है? ये ओड है, लिरिक है, सोनेट या नन? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ओड। द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी बाय थॉमस ग्रे, ये एक ओड है, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, ये एक ओड है। क्वेश्चन नंबर 15, पिंडारिक ओड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय, जो पिंडारिक ओड है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंग्लैंड में, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था? एबन जॉनसन के द्वारा, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा, या शेक्सपियर के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। पिंडारिक ओड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 16, टिंटन अवे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। टिंटन अवे है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, ये है क्या? ये एक ऑब्जेक्टिव पोएट्री है या सब्जेक्टिव पोएट्री है, ये एपिक है या नन है? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, सब्जेक्टिव पोएट्री। जो टिंटन अवे है ये एक सब्जेक्टिव पोएट्री है। अब सब्जेक्टिव पोएट्री क्या होता है? सब्जेक्टिव पोएट्री इज अ टाइप ऑफ पोएट्री दैट फोकस ऑन द पोएट्स फीलिंग्स, ये फोकस करती है पोएट्स की फीलिंग्स पर एंड पोएट्स के थॉट्स पर। द पोएट डिस्क्राइब देयर ओन रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट दे हैव सीन और हियर्ड। सब्जेक्टिव पोएट्री एक प्रकार की पोएट्री का फोकस करती है पोएट्स की फीलिंग्स पर, उनके थॉट्स पर, विचारों पर। इसमें पोएट डिस्क्राइब करते हैं अपने खुद का रिफ्लेक्शन, जो भी उन्होंने देखा है, सुना है, वो उनका खुद का रिफ्लेक्शन होता है, वो सब्जेक्टिव पोएट्री में डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बर्न टू दिस क्लियर व्हाट इज राइट। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? आयरनी है, सिमली है, एंटीथेसिस है, क्लाइमैक्स है? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए,
आयरनी। वन टू दिस क्लियर व्हाट इज इट राइट। ये जो लाइन ली गई है जो अलेक्जेंडर पोप की पोएम है एन एसे ऑन मैन, यहाँ से ली गई है। आयरनी, आयरनी होती क्या है? आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग। आयरनी में जो एक्चुअल मीनिंग होता है उससे डिफरेंट मीनिंग निकलता है, उसी को आयरनी कहते हैं। यहाँ है वन टू दिस क्लियर, जो एक सत्य है वही क्लियर है। वन ट्रूथ इज क्लियर वॉट एवर इज राइट। एक सत्य क्लियर है, जो है यही है, यही सही है। तो वन ट्रूथ इज क्लियर वॉट एवर इज इट राइट, इसमें आयरनी है। क्वेश्चन नंबर 18, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन के लिखा गया एक ये वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये है क्या? एग्जाम्पल किसका है? नॉवेल ऑफ मैनर्स का है, हिस्टोरिकल नॉवेल है, या गोथिक नॉवेल है, रियलिस्टिक नॉवेल है? जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये किस टाइप का नॉवेल है? नॉवेल ऑफ मैनर्स, हिस्टोरिकल नॉवेल, गोथिक नॉवेल, या रियलिस्टिक नॉवेल? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉवेल ऑफ मैनर्स। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, एग्जाम्पल ऑफ नॉवेल ऑफ मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज द प्लेस हियर सुधीर फाउंड द वैलेट फुल ऑफ मनी, या नो एरर? किस पार्ट्स में एरर है या नो एरर है? जो फुल के साथ प्रीपोजिशन यूज होती है वो हमेशा ऑफ का यूज होता है, फुल ऑफ और फिल विद। फिल के साथ विद आता है और फुल के साथ ऑफ। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे वेयर कंजंक्शन का यूज होगा हेयर एडवर्ब की जगह। जहाँ पे हेयर है ये एडवर्ब का यूज नहीं होगा, यहाँ पे कंजंक्शन वेयर का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेस की बात आ रही है। प्लेस के लिए जो कंजंक्शन यूज होता है वो वेयर यूज होता है। दिस इज द प्लेस, ये वही प्लेस है जहाँ पे सुधीर ने फाउंड किया वैलेट ऑफ फुल मनी। क्वेश्चन नंबर 20, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कन्वर्सेशंस। नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन इन प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन में आता है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में एस और एस का यूज नहीं होता है। जैसे फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, इसलिए इनके साथ एस और एस नहीं यूज होते हैं। तो आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कन्वर्सेशंस। क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आज का क्वेश्चन है द टर्म द फ्लेसली स्कूल ऑफ पोएट्री इज एसोसिएटेड विद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। द टर्म, ये एक टर्म है, द फ्लेसली स्कूल ऑफ पोएट्री, ये एसोसिएटेड है किसके साथ या किस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो, सिलेक्शन बैच अगर पसंद आ रहे हैं, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।